हेलो एंड वेलकम टू यूपीएससी 365। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। ये वीडियो हमारा पॉलिटी सीरीज़ का दूसरा टॉपिक कवर करता है जो कि है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, इसको जानने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। क्या आप एक ऐसे देश में रहना पसंद करेंगे जिसमें कोई भी रूल्स और रेगुलेशन ना हो, लोगों को न्याय दिलाने के लिए कोई संस्था ना हो, लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई भी लॉ ना हो? ऑब्वियसली नहीं। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इन सभी राइट्स, इन सभी लॉज को एक सिंगल लीगल डॉक्यूमेंट में कोडिफाई करता है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, ये कैसे बना, इसके बारे में हम डिटेल में आगे देखते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन को समझने से पहले उसके बनने की बैकग्राउंड स्टोरी समझ लेते हैं। 13वीं सेंचुरी में इंग्लैंड में एक रूलर हुआ करते थे, किंग जॉन नाम के। ये बहुत ही डेस्पोटिक रूलर थे, यानी कि निरंकुश रूलर थे। ये लोगों पर अनमने ढंग से टैक्स लगा दिया करते थे। उनको रूल करने का कोई भी नियम या कायदा नहीं था। इसकी वजह से लोगों ने परेशान होकर एक बार विद्रोह कर दिया और इस विद्रोह के कारण राजा को मजबूर होके एक डील साइन करनी पड़ी, जिसको कि नाम दिया गया मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा 1215 एडी में साइन हुआ था और इसके अंडर सबसे मेन चीज़ें जो कही गई उसमें से एक था दैट किंग शैल नॉट कलेक्ट एनी टैक्स फ्रॉम द पीपल विदाउट देयर विल, यानी कि उनकी इच्छा के विरुद्ध उनसे किसी भी तरह का टैक्स कलेक्ट नहीं किया जाएगा। इसी पर बेस्ड हमारा आर्टिकल 365 है, जो कहता है कि एग्जीक्यूटिव शैल नॉट कलेक्ट एनी टैक्स विदाउट द अप्रूवल ऑफ लॉ, यानी कि बिना किसी लॉ के अप्रूवल के जो हमारी गवर्नमेंट है वो हमसे किसी भी तरह का कोई भी टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकती है। ओके, नेक्स्ट इज रूल ऑफ लॉ, यानी कि हमको रूल करने के लिए एक प्रॉपर लॉ होना चाहिए। अनमने ढंग से हमको रूल नहीं किया जा सकता। ओके, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है ये हम समझ लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लीगल डॉक्यूमेंट, ध्यान रखिएगा, इट्स अ लीगल डॉक्यूमेंट दैट कंटेन्स फेथ एंड एस्पिरेशन ऑफ द पीपल, यानी कि ये एक ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट है जो कि लोगों के फेथ और एस्पिरेशंस को रिप्रेजेंट करता है। इस देश को कैसा चाहते हैं या कैसा बनाना चाहते हैं, हमारे हिसाब से ये देश कैसा है, उसका एक रिप्रेजेंटेशन है कॉन्स्टिट्यूशन। अब लोगों की बिलीफ क्या है कि हमारा देश कैसा है? हमारा देश एक सॉवरिन देश है। सॉवरिन यानी कि एक ऐसा देश जो कि किसी भी तरह के एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस से फ्री है। हम अपने डिसीजंस खुद से ले सकते हैं, हमें किसी दूसरे के दबाव में काम करने की ज़रूरत नहीं है। राइट। सेकेंड इज सोशलिज्म। सोशलिज्म यानी कि यहाँ के लोगों के लिए एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जो है वो गारंटीड होना चाहिए। नेक्स्ट इज सेकुलरिज्म। इसका मतलब है यहाँ पे हर जाति, हर धर्म, हर पंथ के लोगों को बराबर राइट्स होंगे और कोई भी छोटा या बड़ा नहीं है। नेक्स्ट इज डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, यानी कि हमारा जो लीडर होगा वो क्या होगा, वो एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होगा, यानी कि हमारे द्वारा चुना गया होगा। नेक्स्ट इज हमारे क्या गोल्स हैं, यानी कि हमारा ये देश या इसके लोगों के लिए हम क्या चाहते हैं। पहला है जस्टिस। ये शब्द आपने जो भी जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, ये आपने प्रियम्बल में पढ़े होंगे। मैंने लास्ट वीडियो में इनको डिटेल में डिस्कस किया था, वहाँ पे जाके आप इन शब्दों का मतलब देख सकते हैं। जस्टिस का मतलब होता है न्याय, यानी कि यहाँ के लोगों को न्याय मिलना चाहिए। कोई भी किसी भी प्रकार का अन्याय यहाँ के लोगों पर नहीं होना चाहिए। लिबर्टी का मतलब है उनको अपने फेथ, अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करने की फ्रीडम होनी चाहिए। जो हम सोचते हैं, जो कहना चाहते हैं, उसको हमें एक्सप्रेस करने की फ्रीडम मिलनी चाहिए। इक्वालिटी यानी कि चाहे हम किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, अमीर हो या गरीब हो, छोटे हो या बड़े हों, हमको बराबर से ट्रीट किया जाना चाहिए। हमारे साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। और लास्ट है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा। हमारे आपस में भाईचारे की भावना होनी चाहिए। इसके बाद देख लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम और फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड, यानी कि ये सबसे सुप्रीम लॉ है, किसी देश का सबसे सुप्रीम लॉ है। फंडामेंटल लॉ है, यानी कि ये सब बाकी सारे लॉज का बेसिस है। और लॉ ऑफ द लैंड क्या होता है ये मैं आपको बहुत डिटेल में बताने वाला हूँ। लॉ ऑफ द लैंड जो टर्म यूज़ करा जाता है वो किसके लिए किया जाता है। ओके, समझ लेते हैं कि ये लॉ ऑफ द लैंड क्या होता है। लॉ ऑफ द लैंड इज द सम टोटल ऑफ ऑल द लॉज यूज्ड इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री। राइट, यानी कि वो सभी लॉज जो कि हमारे
देश को एडमिनिस्टर करने के लिए, रूल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? उन सभी का सम कहलाता है, उन सभी का योग कहलाता है क्या? लॉ ऑफ द लैंड। अब इसमें आ जाता है सबसे पहले द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। दूसरा आ जाता है स्टैट्यूटरी लॉज। स्टैट्यूटरी लॉज वो लॉज होते हैं जो हमारा पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर बनाता है, जिसमें कि आज जैसा कि आप जानते हैं आईपीसी हो गया, आरटीई हो, राइट टू एजुकेशन हो गया, राइट टू इन्फॉर्मेशन हो गया, ये सभी लॉज क्या क्या हैं? स्टैट्यूटरी लॉज हैं। क्यों? क्योंकि ये किसने बनाए हैं? पार्लियामेंट ने और स्टेट लेजिस्लेचर ने। ध्यान रहे, स्टैट्यूटरी लॉज इंक्लूड नहीं करते हैं कौन से लॉज? जो पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ बनाती हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस क्या होते हैं? ऑर्डिनेंस जो है वो एक तरह के स्पेशल लॉज होते हैं जो प्रमलगेट किए जाते हैं बाय द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 123 या फिर गवर्नर के द्वारा अंडर आर्टिकल 213। ओके। नेक्स्ट इज जुडिशियल डिसीजंस। ये वो डिसीजंस होते हैं जो हमारे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट देते हैं, नॉट द सबऑर्डिनेट कोर्ट। ध्यान रहे, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो डिसीजंस देते हैं वो भी हमारे लॉ ऑफ द लैंड में इंक्लूड होते हैं। जैसे कि आर्टिकल 21 जो कि है राइट टू लाइफ, ये इंक्लूड करता है राइट टू प्राइवेसी। ये सुप्रीम कोर्ट के कौन से डिसीजन में क्लियर हुआ था? पुट्टा स्वामी केस में। ध्यान रहेगा आपको। नेक्स्ट इज बाय लॉज। जैसे कि मैंने आपको एक बताया था, टर्म दिया था स्टैट्यूटरी लॉज। स्टैट्यूटरी लॉज कौन से लॉज होते हैं? जो कि पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा बनाए जाते हैं। अब उसमें क्या इंक्लूड नहीं होता था? वो लॉज जो कि पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ बनाती थी। इसीलिए जो पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ बनाती हैं उनको हम क्या कहते हैं? बाय लॉज। द लॉज मेड बाय द लेसर लेजिस्लेचर लाइक पंचायत्स एंड म्यूनसिपैलिटीज़ आर कॉल्ड बाय लॉज। ये भी हमारे लॉ ऑफ द लैंड में इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट आर रूल्स, रेगुलेशंस, ऑर्डर, ऑफिसर्स, डायरेक्शंस, नोटिफिकेशंस फॉर्मुलेटेड बाय गवर्नमेंट लाइक एलोकेशन ऑफ कैडर टू आईएएस ऑफिसर। ओके। यानी कि वो सभी रूल्स और रेगुलेशंस, वो ऑर्डर्स, वो डायरेक्शंस जो कि ऑफिसर्स जारी करते हैं, नोटिफिकेशन जारी करते हैं या फिर गवर्नमेंट जो जारी करती है, जैसे कि आईएएस को उसका कैडर अलॉट करना, ये सभी भी किस में आ जाते हैं? लॉ ऑफ द लैंड में आ जाते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट इज कस्टम्स। आपने देखा होगा कि हिंदू शादी में एक नियम होता है कि हम आग के चारों ओर 7 चक्कर लगाते हैं। इसको हम कहते हैं, हम 7 फेरे लेते हैं। ये भी एक तरह का क्या है? कस्टम है, और ये भी लॉ ऑफ द लैंड में इंक्लूड होता है। इट इंजॉयज द फोर्स ऑफ लॉ। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि हिंदू लॉज के अकॉर्डिंग अगर आपने 7 बार आग के आसपास चक्कर लगाए हैं तो आपकी शादी को लीगली वैलिड माना जाएगा। ऐसे कस्टम्स भी हमारे लॉ ऑफ द लैंड में इंक्लूड होते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि नंबर 2 से लेके नंबर 7 तक के जितने भी लॉज हैं, यानी कि स्टैट्यूटरी लॉज हैं, बाय लॉज हैं, जुडिशियल डिसीजंस हैं, ये सभी क्या है? इन्फीरियर टू द कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि ये कॉन्स्टिट्यूशन से इन्फीरियर हैं। ऑल अदर लॉज इन ऑर्डर टू बी लीगली वैलिड मस्ट कन्फर्म टू द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि कोई भी लॉ जो बनता है उसको कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से होना ही पड़ेगा। अगर वो उससे क्लैश करता है तो इट विल बी डिक्लेयर्ड इनवैलिड और अनकॉन्स्टिट्यूशनल। इसका क्लियर कट मतलब है कि अगर कोई भी लॉ जो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं करता है उसको हम लीगल वैलिडिटी नहीं देते हैं, उसको हम अनकॉन्स्टिट्यूशनल या इनवैलिड कहते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल्सो कॉल्ड द ऑर्गेनिक लॉ। अब इसको ऑर्गेनिक क्यों कहते हैं? ऑर्गेनिक मतलब समथिंग विच हैज़ लाइफ। इट क्रिएट्स एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर फॉर द कंट्री, यानी कि हमारे कंट्री को कैसे रूल किया जाना चाहिए, उसका एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर क्या होगा, ये कौन बनाता है? कॉन्स्टिट्यूशन। और ये कॉन्स्टिट्यूशन ही होता है जो कि हमें 3 टियर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन देता है। 3 टियर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हमको जानते हैं कौन कौन से? एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। नेक्स्ट पॉइंट इज इट प्रोवाइड्स अथॉरिटी टू देम, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ही हमारे एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी को अथॉरिटी प्रोवाइड करता है। इट ऑल्सो कंट्रोल्स देयर एक्टिविटी इन केस दे ब्रीच देयर अथॉरिटी। और अगर ये अपनी अथॉरिटी को ब्रीच करते हैं, यानी कि अपनी पावर्स का मिसयूज़ करते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन ही इनकी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। और यही वो है जो इनको पावर भी डिस्ट्रीब्यूट करता है। ऑब्वियसली जो पावर डिस्ट्रीब्यूट करेगा वो
इन सभी लॉज से ऊपर होगा, इन सभी से ऊपर होगा, इन सबसे ज़्यादा पावरफुल होगा। ओके, इसीलिए कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑल लॉज 2 to 7 इंजॉय लीगल सैंक्टिटी, यानी कि ये सभी लॉज लीगल सैंक्टिटी तो इंजॉय करते हैं, वाइल कॉन्स्टिट्यूशन अलोन इंजॉयज द स्पेशल लीगल सैंक्टिटी, यानी कि सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन ही ऐसा है जो कि स्पेशल लीगल सैंक्टिटी इंजॉय करता है, क्योंकि ये अकेला ऐसा लॉ है जो कि पावर कहाँ से डिराइव करता है, सीधे लोगों से। आपने प्रेम्बल को पढ़ा होगा तो उसमें पढ़ा होगा वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये अपनी पावर कहाँ से डिराइव करता है, डायरेक्टली लोगों से, पीपल से। नेक्स्ट पॉइंट इज कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड द स्टेट, दैट इज सिटीजनशिप। ये कॉन्स्टिट्यूशन ही होता है जो बताता है कि कौन इस देश का नागरिक है और कौन इस देश का नागरिक नहीं है। ओके, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजनशिप को लेके प्रॉपर रूल्स जो है वो मेंशन रहते हैं। ये सभी बातें प्रूव करती हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये सबसे क्या है, सुप्रीम लॉ है, ये फंडामेंटल लॉ है, ये बेसिस है हमारे देश का, इसीलिए इसको फंडामेंटल या सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड भी कहा जाता है। वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आप जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन कितने टाइप का होता है, कितनी तरह का होता है? अगर नहीं तो हमारे नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखें, जिसमें कि हम आपको डिटेल में बताएंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन कितने टाइप्स का होता है और उसको किस बेसिस पे डिवाइड किया जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड, हैव अ ग्रेट डे।